जय हिंद। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात की थी और फाइनली हमने देखा था कि इंडिया में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के टाइप्स क्या हैं और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। देखो शुरू करते हैं। हमारे कंट्री में ज़्यादातर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को मैनेज करने का, कंट्रोल करने का और रेगुलेट करने का काम है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है थ्रू दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स या फिर अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और ये जितने भी फॉरेस्ट हैं इनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? एक होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरे होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरे होते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? एक होते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरे होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरे होते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और इन तीनों कैटेगरीज के बीच में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या हैं? अगर एरिया वाइज देखें तो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और जितने भी अदर फॉरेस्ट हैं और वेस्टलैंड्स हैं उनको बुलाया जाता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। टोटल फॉरेस्ट एरिया का मोर देन हाफ इज डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। टोटल फॉरेस्ट एरिया का ऑलमोस्ट 1/3 इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और जितने भी बचे कुचे अदर फॉरेस्ट हैं और वेस्टलैंड्स हैं उनको बुलाया जाता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अगर वैल्यू वाइज देखें तो रिजर्व फॉरेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कौन से हैं? रिजर्व फॉरेस्ट हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए कहा जाता है कि अब तक जितना डिप्लीशन हो गया उतना डिप्लीशन हो गया, बट अब फर्दर डिप्लीशन नहीं होगा। बेसिकली दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन। और अनक्लास्ड फॉरेस्ट बचे कुचे फॉरेस्ट हैं, इनको जितना बेटर हो सके उतना बेटर मैनेज करने की कोशिश की जाती है। एरिया वाइज अगर देखें तो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और जितने भी बचे कुछ अदर फॉरेस्ट हैं और वेस्टलैंड्स हैं उनको बुलाया जाता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। वैल्यू वाइज देखें तो मोस्ट वैल्यूएबल कौन से हैं? रिजर्व फॉरेस्ट हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए कहा जाता है कि अब तक जितना डिप्लीशन हो गया, बट नाउ दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन। और अनक्लास्ड फॉरेस्ट बचे कुछ फॉरेस्ट हैं, इनको बेटर से बेटर मैनेज करने की कोशिश की जाती है। रिजर्व फॉरेस्ट में लोकल लोगों का इंटरफेरेंस बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं और अनक्लास्ड फॉरेस्ट में सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। ये जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं इनको कॉन्स्टिट्यूट करने का काम और मैनेज करने का काम किसका है? स्टेट की गवर्नमेंट का है। ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं इनको भी कॉन्स्टिट्यूट और मैनेज करने का काम किसका है? स्टेट की गवर्नमेंट का है। लेकिन ये जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं इनको मैनेज करने का काम गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ मिल के करती हैं। देखो, रिजर्व फॉरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने का काम और मैनेज करने का काम किसका? स्टेट की गवर्नमेंट का। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने का काम और मैनेज करने का काम किसका? स्टेट की गवर्नमेंट का। लेकिन जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं उनको सरकार और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों मिल के मैनेज करते हैं। फिर सवाल ये आता है कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं ये किन किन स्टेट्स में मिलते हैं? ये मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ये मिलते हैं आंध्र प्रदेश में, ये मिलते हैं उत्तराखंड में, केरला में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में। कहाँ कहाँ मिलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट? जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, उत्तराखंड में मिलते हैं, केरला में मिलते हैं, तमिलनाडु में मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिलते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किन स्टेट्स में मिलते हैं? बिहार में मिलते हैं, हरियाणा में मिलते हैं, पंजाब में मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं और राजस्थान में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स में अनक्लास्ड फॉरेस्ट मिलते हैं और गुजरात के कुछ हिस्सों में अनक्लास्ड फॉरेस्ट मिलते हैं। अगर मैप वाइज देखें तो ये जो हमारी नदर्न बेल्ट है, इस नदर्न बेल्ट में से एक यूपी को छोड़ दिया जाए तो बाकी के स्टेट्स में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिलते हैं। जैसे बिहार में मिलते हैं, हरियाणा में मिलते हैं, पंजाब में मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं और राजस्थान में मिलते हैं। बाकी इधर नॉर्थ ईस्ट और गुजरात के कुछ हिस्सों में कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? अनक्लास्ड फॉरेस्ट मिलते हैं।
और बचे कुछ जम्मू एंड कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरला में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में मिलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। अच्छा, ये जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, इन दोनों को कंबाइंड तौर पे बुलाया जाता है परमानेंट फॉरेस्ट। क्या बुलाया जाता है? परमानेंट फॉरेस्ट। और इनको परमानेंट फॉरेस्ट क्यों बुलाया जा रहा है? बिकॉज ये सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है। और इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूट करने का काम और मैनेज करने का काम किसका है? स्टेट की गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को कंजर्व करने की, बचाने की। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट हर नेसेसरी स्टेप लेती है इन फॉरेस्ट को बचाने के लिए, और इसीलिए इनको बुलाया जाता है परमानेंट फॉरेस्ट। लेकिन ये जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं, ये बचे कुछ फॉरेस्ट हैं, इनको सरकार और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों मिलके मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कभी डिप्लीट भी हो जाएंगे तो कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, नुकसान होगा, एनवायरनमेंट वाइज नुकसान होगा, लेकिन एज सच कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो, बेसिक सिंपल सी बात है। एक बार फिर से अगर अपन देखें तो रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और जितने भी बचे कुछ अदर फॉरेस्ट हैं और वेस्टलैंड्स हैं, उनको बुलाया जाता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। वैल्यू वाइज देखें तो मोस्ट वैल्यूएबल कौन से हैं? रिजर्व फॉरेस्ट हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए कहा जाता है कि अब तक जितना डिप्लीशन हो गया, बट नाउ दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन। और अनक्लास्ड फॉरेस्ट कोशिश की जाती है इनको बेटर से बेटर मैनेज करने की। रिजर्व फॉरेस्ट में लोकल लोगों का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट में सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। रिजर्व फॉरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने का काम और मैनेज करने का काम किसका है? स्टेट की गवर्नमेंट का। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को भी कॉन्स्टिट्यूट करने का काम और मैनेज करने का काम किसका है? स्टेट की गवर्नमेंट का। लेकिन अनक्लास्ड फॉरेस्ट को मैनेज करती है गवर्नमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ में मिलके। ये जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, इन दोनों को कंबाइंड तौर पे बुलाया जाता है परमानेंट फॉरेस्ट। बहुत सिंपल सी बातचीत है और यही लिखा हुआ है टेक्स्ट में। अपन फटाफट से देख लेते हैं। देखो, रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कौन से फॉरेस्ट हैं? रिजर्व फॉरेस्ट हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में इन रिजर्व फॉरेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर दूसरे हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और कौन डिक्लेयर करता है इनको? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर करता है। और इनके लिए क्या कहा जाता है कि अब तक जितना डिप्लीशन हो गया, बट नाउ दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। और तीसरे होते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। बेसिकली जितने भी अदर फॉरेस्ट हैं और वेस्टलैंड्स हैं, उनको बुलाया जाता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और ये जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं, इनको गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ मिल के मैनेज करने की कोशिश करते हैं। रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन दोनों को कंबाइंड तौर पे बुलाया जाता है परमानेंट फॉरेस्ट। क्या बुलाया जाता है? परमानेंट फॉरेस्ट। एक और फैक्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर है। मतलब जितना भी टोटल फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश में, उसमें से 75% एरिया इज डिक्लेयर्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट। तो ये भी याद रख लेना। बाकी जम्मू एंड कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरला में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में और राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में और गुजरात में अनक्लास्ड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और यही सब अपन ने शॉर्ट में देखा था। मैं तो एडवाइस ये करूँगा कि पेन लो, कॉपी लो और ये जो अपन ने शॉर्ट में लिखा है इसको लिखो, 2-4 बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद बात की गई है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में। देखो, इससे पिछले वाले सेशन में हमने देखा था कि सरकार ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। हमने देखा था सरकार लेकर आई थी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसके अलावा सरकार जो है वो एक ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ को पब्लिश करती है। फिर सरकार ने नेशनल पार्क्स को और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को इस्टेब्लिश किया है। फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन कम्युनिटीज़ ने क्या रोल प्ले किया है इस फॉरेस्ट को, इस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अपने को ये समझ में आता है कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं जो कि फॉरेस्ट को अपना घर मानती हैं, जो कि फॉरेस्ट को वर्शिप करती हैं। इन कम्युनिटीज़ ने, विलेजर्स ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है, कभी सरकार के साथ मिलके, कभी सरकार के अगेंस्ट में जाके इस पूरे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में।
और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को अपन देखेंगे। देखो, सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। कौन सा रिजर्व है? सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। राजस्थान की गवर्नमेंट इस सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास माइनिंग करने जा रही थी। जब सरकार माइनिंग करने के लिए पहुंची तो आसपास के जो विलेजर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने बोला कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ माइनिंग नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये प्रोटेक्टेड एरिया है। और सरकार को अल्टीमेटली इन विलेजर्स के सामने झुकना पड़ा और आज की डेट में सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास में माइनिंग नहीं होती है। तो कम्युनिटी ने अपना रोल प्ले किया। इसके अलावा राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट एरिया को भैरव देव दक्कव सोनचरी डिक्लेयर किया। बेसिकली सरकार डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने जा रही थी। तो गांव के लोग यूनाइट हुए और उन्होंने सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और इन्होंने 1200 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट को नाम दे दिया भैरव देव दक्कव सोनचरी का। एक तरीके से सोनचरी मतलब सेंचुरी। इन्होंने खुद से बोला कि ये जो 1200 हेक्टेयर है इसको आज से हम सेंचुरी मानेंगे और सेंचुरी है तो इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आज की डेट में स्थिति ये है कि ये जो भैरव देव दक्कव सोनचरी है इसको मैनेज करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस गांव वाले खुद बनाते हैं और इसको बहुत एडुकेटली प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया हुआ है गांव के लोगों ने। मतलब इन विलेजर्स को सरकार की ज़रूरत भी नहीं है, खुद ब खुद ये जो भैरव देव दक्कव सोनचरी है इसको कंजर्व करने के लिए ये विलेजर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, स्टेप्स लेते हैं। फिर इसके अलावा एक मूवमेंट आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, चिपको मूवमेंट। ये जो चिपको मूवमेंट है, ये चिपको मूवमेंट कब शुरू हुआ? ये चिपको मूवमेंट शुरू हुआ 1970s में। कब शुरू हुआ? 1970s में, हिमालयन स्टेट्स में। और इसको शुरू किया था सुंदरलाल भगोना ने। किसने? सुंदरलाल भगोना ने। और चिपको मूवमेंट की बेसिकली कहानी क्या है? चिपको मूवमेंट की कहानी ये है कि जब सरकार की अथॉरिटीज़ डेवलपमेंट के नाम पे फॉरेस्ट एरियाज़ को काटने के लिए पहुंची तो वहाँ के लोगों ने पेड़ों को हक किया और बोला कि या तो आप इन पेड़ों को नहीं काटोगे या इनके साथ हमें भी काट दो। और अल्टीमेटली सरकार को लोगों के सामने झुकना पड़ा, वहाँ के फॉरेस्ट एरिया को नहीं काटा गया। इनफैक्ट ये जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी ने खूब सारा एफॉरेस्टेशन किया, खूब सारे इंडिजिनियस स्पीशीज़ को प्रमोट भी किया। तो चिपको मूवमेंट एक बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके अलावा और बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे बीज बचाओ आंदोलन। ये जो बीज बचाओ आंदोलन है ये हुआ टेहरी उत्तराखंड में। कहाँ हुआ? टेहरी उत्तराखंड में 1980s में हुआ और इसको लीड किया एक इंसान ने जिनका नाम था विजय। बेसिकली ये जो बीज बचाओ आंदोलन है, सेव द सीड मूवमेंट है, इसमें इंडिजीनियस सीड्स को प्रमोट किया गया। ये बोला गया कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स लाए जा रहे हैं उनकी वजह से हमारी सॉइल, हमारी जो इकोलॉजी है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को यूज़ नहीं करेंगे, हम इंडिजीनियस सीड्स को यूज़ करेंगे। फिर इसके अलावा नवदन्य एक प्रोग्राम है। नवदन्य जो है वो लगभग 16 हिमालयन स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया और इस नवदन्य के थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया गया। इस नवदन्य के थ्रू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग को प्रमोट किया गया। इस नवदन्य की एक खास बात यह है कि इसको लीड किया विमेंस ने। किसने लीड किया? विमेंस ने लीड किया। तो 4-5 एग्जाम्पल्स हैं, कभी अगर आंसर लिखने को आए तो कम्युनिटी कंजर्वेशन में एग्जाम्पल्स क्या हैं? एक तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास के लोगों ने सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और बोला कि आप यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते हो बिकॉज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको ये अलाउड नहीं है और सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा। फिर राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट में 5 गाँव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट लैंड को खुद ब खुद भैरव देव दक्कव सोनचरी का नाम दिया और अब इस भैरव देव दक्कव सोनचरी को मैनेज करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस वो गांव के लोग ही बनाते हैं और बहुत अच्छे से इन लोगों ने इस सोनचरी को मैनेज किया हुआ है। तीसरा, चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट 1970s में हुआ और किसने लीड किया इसको? सुंदरलाल भगोना ने। चौथा, बीज बचाओ आंदोलन या फिर सेव द सीड मूवमेंट, इसको लीड किया विजय ने और इसमें इंडिजीनियस सीड्स को प्रमोट किया गया। इसके अलावा 5वां है नवदन्य। नवदन्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया गया। अच्छा, ये तो कम्युनिटी अपने हिसाब से स्टेप्स ले रही थी। इसके अलावा सरकार भी जागी और सरकार को लगा कि यार कम्युनिटी को इस कंजर्वेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए और सरकार लेकर आई जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, JFM प्रोग्राम। और इसको सबसे पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया उड़ीसा में। कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया? उड़ीसा में। कब इम्प्लीमेंट किया गया? 1988 में।
और ये जो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका बेसिक मतलब ये है, ये जो JFM है इसमें सरकार का आइडिया ये है कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए सबसे बढ़िया जानकारी किसके पास में होगी? लोकल कम्युनिटी के पास में होगी। तो सरकार लोकल कम्युनिटी को, लोकल इंस्टीट्यूशंस को, लोकल विलेजेस को इन्वॉल्व करती है कंजर्वेशन के प्रोग्राम में। बेसिकली सरकार बोलती है कि इस फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करने के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जितना भी पैसा आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बदले में आप लोग इस फॉरेस्ट को कंजर्व करो। तो सरकार के लिए तो फॉरेस्ट कंजर्व हो जाता है, और ये जो लोकल लोग इस फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं उनको फ़ायदा क्या होता है? उनको फ़ायदा ये होता है कि इस फॉरेस्ट एरिया में से जो भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है और कुछ टिम्बर प्रोड्यूस भी इन लोकल कम्युनिटी के लोगों को मिल जाता है यूज़ करने के लिए। मतलब दोनों का फ़ायदा है। सरकार को बेटर मैनेजर्स मिल गए, ऐसे लोग जिनको ज़्यादा जानकारी है इस फॉरेस्ट के बारे में, इस फॉरेस्ट को मैनेज करने के बारे में। लोकल कम्युनिटीज़, सरकार उनकी मदद ले रही है, और इस लोकल कम्युनिटी को फ़ायदा क्या हो जाता है? लोकल कम्युनिटी को जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो मिल जाता है यूज़ करने के लिए। मतलब दोनों का फ़ायदा है, और ये बहुत अच्छी अप्रोच है कि अगर सरकार लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व कर रही है, विच मीन्स कि ये वे फॉरवर्ड है, हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, हम लोकल लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनकी नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं और उनको पार्टनर बना रहे हैं इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। ये वे अहेड है, ये हमें करना चाहिए। इनफैक्ट लोकल कम्युनिटीज़ को जानकारी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है, जब सेंटर स्टेज पे इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को डिस्कस किया जाता है, इनकी कंजर्वेशन को डिस्कस किया जाता है, तो इनकी नॉलेज को इनफ यूटिलाइज नहीं किया जाता है। तो पीपल सेंट्रिक और एनवायरमेंटल फ्रेंडली डायरेक्शन में अगर हमें जाना है तो हमें लोकल कम्युनिटीज़ को अपने साथ में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो डब्बे में बात की गई है सेक्रेड ग्रुप्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में। बेसिकली हमारे यहाँ पे एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है कि हम नेचर को वर्शिप करते हैं, हम नेचर की पूजा करते हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ को पूजा जाता है। जैसे आम तौर पे घरों में तुलसी को पूजा जाता है, माँ तुलसी के पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करती है। आम तौर पे पीपल के पेड़ को पूजा जाता है, और क्योंकि इनकी वर्शिप की जाती है, इनको पूजा जाता है, इन पेड़ों को काटा नहीं जाता, इनको ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन दी जाती है। और इसी के चलते बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ जो हैं वो फॉरेस्ट एरियाज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। इनफैक्ट बहुत सारे वर्जिन फॉरेस्ट हैं, ऐसे फॉरेस्ट जिनके साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, बिकॉज उनको सेक्रेड ग्रुप्स माना जाता है, बिकॉज उनको गॉड के जैसे वर्शिप किया जाता है। और ये अच्छी बात है, इस वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहती हैं, वो बची हुई रहती हैं। और ये जो प्रैक्टिस है ये जनरली देखने को मिलती है ट्राइबल लोगों में। इनफैक्ट कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मुंडाज एंड संथाल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर रीजन में मुंडाज और संथाल्स दो ट्राइबल कम्युनिटीज़ मिलती हैं। ये लोग वर्शिप करते हैं महुआ के पेड़ को, कदम के पेड़ को। उड़ीसा के और बिहार के जो ट्राइबल्स हैं वो टेमराइट को वर्शिप करते हैं, मैंगो को वर्शिप करते हैं। इनफैक्ट राजस्थान में एक विश्नोई कम्युनिटी है, ये जो विश्नोई कम्युनिटी है ये ब्लैक बक को, चिंकारा को वर्शिप करती है, नीलगाय को वर्शिप करती है, पीकॉक को वर्शिप करती है। और इनकी वर्शिप की जाती है, इसलिए इन स्पीशीज़ को अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस दी जाती है। मतलब ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये इन स्पीशीज़ को अपने बच्चे के जैसे प्रोटेक्ट करती हैं, अपने बच्चे के जैसे पालती हैं, पोसती हैं, और इसकी वजह से ये जो स्पीशीज़ हैं इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो सेक्रेड ग्रुप्स ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में। और इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। बेसिक सी बातचीत थी। ये जो पूरा सेक्शन अपन ने पढ़ा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का, ये है आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कभी पूछ लिया जाए कि भैया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने में कम्युनिटी का क्या रोल रहा है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप कोट कर सकते हो। बाकी ऊपर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है या क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है, इसको 2-4 बार देखो, याद करो, कहीं काम आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। चैप्टर खत्म हो गया, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।